नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स इस बुक का चैप्टर नंबर 5, पांचवा अध्याय, जिसका टाइटल है मिरर आई। हमने आई के बारे में समझा, सिनेरियोज ऑफ आई देखे। अब उस आई से हम ट्रांसफॉर्मेटिव आई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आई से जो हमारा ओरिजिनल आई था, इस आई से जो ट्रांसफॉर्मेटिव आई की तरफ जाने की जर्नी है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है नथिंगनेस। नथिंगनेस कहते हैं उसको। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में समझा। ठीक है। तो आज इस चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट है ये। क्योंकि इस चैप्टर में भी काफी ऐसी बातें हैं जो कि डिटेल में, डीप में डिस्कस किए बिना चीजें समझ में नहीं आएंगी या सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। इस वजह से मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स कुल मिलाकर के बनाऊंगा। मे बी 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। बिकॉज ये चैप्टर और इससे पिछला चैप्टर, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड मे बी कि इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में हो सकता है मैं भी पूरी तरीके से इन इसके कंटेंट को, इस बुक के कंटेंट को जस्टिफाई ना कर पा रहा हूँ। राइट। इसीलिए कुछ दिनों में जो हमारे पारस जैन जी हैं, जो राइटर हैं इस बुक के, उनसे भी हम बात करेंगे। उनको भी अपने चैनल पर किसी पॉडकास्ट के जरिए ला करके उनकी बातें समझने की कोशिश करेंगे। जो बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं, अगर कहीं पर कोई चीज ऐसी है जहाँ पे मैंने मिसअंडरस्टूड की है, समझाते समय हमने गलत समझी है, या उसमें कुछ समझाते समय या फिर समझने में कुछ कमी रह गई, या कुछ ज्यादा ही बता दिया, जो भी हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम डिस्कस कर पाएंगे। बिकॉज दिस बुक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड। ये केवल ऐसी बुक नहीं है कि आप इसे पढ़ करके किनारे रख दें या फिर इसको रट के बैठ जाएं। इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट अ बुक। ये किताब नहीं है, ये एक यात्रा है। आपके भीतर होने वाली यात्रा आपसे ही शुरू होती है, जो आप पर ही समाप्त होती है। ये वो यात्रा है। इसलिए इस बुक को समझना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड रिकमेंड, मैंने बहुत सी बुक्स देखी। स्पिरिचुअल बुक्स एक अलग चीज होती है, उसको आप अलग उसमें रखिए, भगवत गीता या इन चीजों से कंपेयर नहीं कर रहे हम, एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर रहे। बट जब मैं देखता हूँ राइटर्स की बुक्स, जहां पे राइटर्स ने अपने थॉट्स रखे हैं, अपने विचार रखे हैं, और अपने विचार खूबसूरती से जो रखे जाते हैं, इस तरीके से रखे जाएं कि वो आपके भीतर एक आपकी जर्नी को मोटिवेट कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें कि आप एक सीकर बन सकें। राइट। उस लेवल पर लाने लायक कंटेंट और मोटिवेट करने लायक कंटेंट इस बुक में मैंने देखा है। और भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बट द वे दिस बुक हैज बीन रिटन, इट्स डिफरेंट। मैं इसको किसी से कम या ज्यादा नहीं बता रहा, बट इट्स रियली डिफरेंट। और अपने आप में ये बहुत अमेजिंग बुक है। जैसे अगर हम मूवीज की बात करते हैं, तो मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है आनंद, और एक है आपकी गाइड, जो कि देवानंद जी की थी, और एक आनंद थी जो कि इनकी थी, राजेश खन्ना जी की। तो जब मैं इन मूवीज के बारे में सोचता हूँ, तो कोई मुझसे पूछता है कि ये अच्छी क्यों लगती है, क्या सब सब मूवीज से अच्छी लगती है? मैं कहता हूँ नहीं, ये सब मूवीज से कंपेयर नहीं कर रहा मैं इसको। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ डिफरेंट क्लास। ये एक अलग ही क्लास है ये मूवीज। राइट। ये फिल्मों के साथ कंपेयर करने लायक मैं इस फिल्म को समझता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म नहीं कुछ और देख रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म की तरह बनाई गई, इसलिए मुझे फिल्म कहना पड़ता है। अदरवाइज इट्स अ डिफरेंट क्लास, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, जो कुछ मैंने गाइड में या जो कुछ मैंने आनंद मूवी में देखा। तो ये दो मूवीज जो मेरी फेवरेट मूवीज हैं, उसके बारे में एग्जांपल देकर के मैंने आपको बताया कि ये बुक के बारे में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बुक के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ डिफरेंट क्लास, क्योंकि ये किताब की तरह लिखी गई है, इसलिए मुझे किताब कहना पड़ रहा है। इट्स नॉट ओनली अ बुक। ये जीती जागती जर्नी है, यात्रा है। ये जीते जागते आप हो, ये जीता जागता मैं हूं, जिसके भीतर जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है, जो रोज एक नए अनुभव को झेलती है, एक नए अनुभव को सीखती है, एक नए अनुभव को जीती है। कई बार झेलती है, कई बार उसका अनुभव हम करते हैं, पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारे लाइफ में होती हैं, उसकी जर्नी कराने में जो हेल्पफुल जो बुक है, वो निश्चित रूप से ये बुक है। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और पहले चैप्टर से उनको देखने के लिए मोटिवेट करें कि इस बुक में क्या कहा गया है, और मोटिवेट करें उन्हें कि ये बुक खरीदें, खरीद करके इसको पढ़ें। बिकॉज एक बार ये वीडियोस अगर आप देख लेंगे, उसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे या बुक इंडिपेंडेंटली भी पढ़ते हैं, तो भी आप देखेंगे कि बिना ये वीडियो देखे भी वो बुक इतने अच्छे तरीके से, काफी मैनेज्ड वे में लिखी गई है, काफी लॉजिकल सीक्वेंसिंग के साथ, इतनी ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंसिंग के साथ लिखी गई है कि आपको किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन क्योंकि एक चीज होती है कि जो मैंने अपने अनुभव आ, लिए हैं इस बुक से, वो अनुभव मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मेरे अनुभव ही ज्यादा हैं, रेदर देन कि मैं आपको ये क्लेम करूं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ।
वो अनुभव आपके अनुभव से अलग हो सकता है। हो सकता है कि जो अनुभव मुझे हुआ, कल को मैं समझ जाऊं कि जो अनुभव मुझे आज हो रहा था, यानी आज की तारीख में हो रहा है, आने वाले कल में मैं जान सकूं कि नहीं, वो जो अनुभव था वो अधूरा था, उसमें कुछ कमियां थी। तो ये मेरी जर्नी है। तो यहाँ पर इस चैनल पर जितने वीडियोस हैं उसमें मैं अपने केवल और केवल थॉट्स, केवल और केवल अपनी जर्नी, अपने अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। और आपके अनुभव मेरे अनुभव से निश्चित रूप से अलग हो सकते हैं। उसी तरीके से इस बुक के साथ जब मैं आपको आपके सामने आता हूँ, तो यहाँ पर भी इस बुक के साथ मेरे जुड़े अनुभव जो रहे हैं, जो मैंने लर्निंग ली है, उस लर्निंग को आपके सामने रखता हूँ। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट में क्या क्या है इस चैप्टर 5 में। यहाँ पर दो बड़ी अच्छी चीजें बताई गई हैं। नथिंगनेस के बारे में आप समझ चुके हैं। तो नथिंगनेस के बारे में इस चैप्टर की शुरुआत में ही राइटर ने लिखा है, नथिंगनेस इज अ ब्लेसिंग। ये एक तरीके की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि जब आप नथिंगनेस में पहुंच जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं, और उसके बाद आप खाली होने के बाद भी तैयार बैठे नहीं है कि हाँ कुछ नया आएगा। इट्स लाइक कुछ जानना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। आई एम नथिंग, राइट। मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, लेकिन किसी चीज से भरने के लिए खाली नहीं हुआ हूँ। मैं बिल्कुल खाली हो गया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भगवत गीता का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसको थोड़ा सा अलग वे में आपको समझना है, जहां पे अर्जुन कहता है कि मैं बिल्कुल खाली हूं, अब मुझे ज्ञान दो। तो खाली इस केस में नथिंगनेस वो नहीं है कि मैं खाली हूं, मुझे कुछ दो। यहाँ पर खाली बस खाली है, उसको कुछ और नहीं चाहिए। उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको बुद्धि मन दिमाग का कोई इस्तेमाल करना नहीं है। उसको अब ऑब्जर्वर बनना है। अपने आप को खाली करके आप ऑब्जर्वर बनते हैं, राइट। ऑब्जर्वर बनने की जर्नी है। तो यहां पर क्या है, यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू वे एज एन ऑब्जर्वर। आप एक ऑब्जर्वर बनते हो, एक नए वे में सोचना शुरू करते हो। ब्लेसिंग किस सेंस में है? ब्लेसिंग नथिंगनेस इस सेंस में है कि यू स्टार्ट गेटिंग अनबायस नॉलेज। एक अनबायस नॉलेज आप गेन करना शुरू करते हो। यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, मून, सन, एवरीथिंग। अब चीजों को आप जैसे नॉर्मली, अगर अगर एक नॉर्मल आदमी के बारे में बात करें, तो वो आदमी क्या करता है? ये पैसे कमाने हैं, वो पैसे कमाने हैं, वो जमीन खरीदनी है, ये जमीन खरीदनी है। बाकी अपने चारों ओर इतने आश्चर्य हैं। हम खुद ही अपने आप में एक आश्चर्य हैं। चंद्रमा, पृथ्वी, सारे प्लैनेट्स, ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कैसे हैं, ये सब अपने आप में एक आश्चर्य है। लेकिन जब तक आप आई ओरिजिनल में रहते हो, तब तक आपको कोई आश्चर्य होता ही नहीं। आप जब ट्रांसफॉर्म होने लगते हो, जब आप नथिंगनेस में आते हो, आई ओ से आई ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के बीच में जब आप नथिंगनेस के लेवल पे आते हो, तब आपको पता लगता है कि आप जो है ऑब्जर्व करने लगे हो। आप यहाँ पर समझने लगे हो कि जो छोटी छोटी चीजें जो आश्चर्य करने वाली थी, जिन पे आपको आश्चर्य नहीं होता था, जिनके बारे में आप सोचते नहीं थे कि ये चीजें ऐसे ही अरेंज क्यों हैं, ये प्लैनेट्स ऐसे अरेंज क्यों हैं, ये पृथ्वी घूमती क्यों है, ये माउंटेन्स क्यों हैं, ये बादल क्यों बनते हैं, ये बारिश क्यों होती है, ये सारी चीजें जो अरेंजमेंट है इस नेचर का ना, इस अरेंजमेंट को आप बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हो। ठीक है। अब जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हो, देन यू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कि हर चीज के पीछे एक कॉज क्यों है। जब आप अच्छे तरीके से एनालाइज करने लगते हो, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप जब एनालाइज करने की पावर रखने लगते हो, ऑब्जर्वेशन जब आपकी इतनी पावरफुल हो जाती है, तो वो सभी सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, हर वो सब्जेक्ट जो आपको आज तक कठिन लगता था, अब वो आपको आसान लगने लगता है, राइट। विच यू यूज टू फील लाइक दे आर टफ, बट नाउ अब आपको लगता है कि दे आर नॉट सो टफ। बस कमी क्या थी? कमी ये थी कि हमने अपने नजरिए को नहीं बदला था, हमारा नजरिया कुछ और था। अब जब आप इन चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हो, तभी आप इन चीजों को समझ पाते हो। अब जरा सोचिए कि जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, जिसने ग्रेविटेशन को खोजा, वो अगर मकान, दुकान और इन चीजों के बारे में सोचता, तो वो ऑब्जर्व कैसे करता? अर्थ को ऑब्जर्व कैसे करता? वो अर्थ के ऊपर फेंकी गई चीज को ऑब्जर्व कैसे करता? वो नीचे आ रही है, उसको ऑब्जर्व क्यों करता? अगर उस समय एक बिजनेसमैन वहां पे खड़ा हो, जिसको पैसे की बड़ी लालसा है, जिसको पैसा कमाना है, जिसके लिए ये सब सोचना मूर्खता की बातें हैं कि क्या सोच रहा है, जमीन पे चीज गिर क्यों जाती है, ये भी कोई सोचने की चीज है। न्यूटन से पहले ऐसे लोग और न्यूटन के बाद भी ऐसे लोग रहे कि ये भी कोई चीज है सोचने की। अरे जाती है ऊपर नीचे गिर जाती है, तुम्हें क्या करना है? तुम पैसे कमाओ, तुम जो है फॉर्च्यूनर खरीदो, तुम ये खरीदो, वो खरीदो, ढेर सारी चीजें इकट्ठी करो। कुल मिलाकर के सांसारिक वासना में लिप्त जो व्यक्ति है, वो इन छोटी छोटी चीजों पे, इन छोटे छोटे आश्चर्यों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जो छोटे छोटे आश्चर्यों पे ध्यान देता है, वही संसार को क्रांति ला करके देता है। जैसे न्यूटन की क्रांति थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज होती है, कैसे कर पाया वो? जब इसी छोटी चीज को ऑब्जर्व करता रहा कि धरती पर ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे क्यों आ जाती है, इस ऑब्जर्वेशन को उसने लक्ष्य बना लिया। लगातार बड़ी गहराई से उसने सोचा, तब जाकर के उसे पता लगा कि नहीं, सिर्फ ये अर्थ नहीं, अर्थ पे फेंकी गई चीज नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर हर ग्रह
हर प्लेनेट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगा रहा है। तब न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो वहां पर जब आपने देखा होगा तो ये सारी चीजें कैसे लेकर के आए वो, बिकॉज ही वॉज एन ऑब्जर्वर, ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज आगे जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों में आप समझने में थोड़ी आसानी फील करोगे अगर आप न्यूटन के इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं। इतना होने के बाद भी कि आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, इतना होने के बाद भी द पर्पस ऑफ आई, कि मैं, जो मेरा है, अब आई का पर्पस जो था वो अभी भी अनफुलफिल्ड है। अगर हम ये सोचें कि जो मैं था, जो मेरी आइडेंटिटी थी, जो मैं सोचता था, जो आई था, मेरा अपना आई था, उससे निकल करके अब मैं एक दूसरे आई में आ रहा हूं, लेकिन इस आई का भी क्या पर्पस है? आई अभी भी एक नया आई बन गया। वो आई कुछ और था, ये आई एक नया आई बन गया, बट फिर भी वही चीज आ गई। अब एक नई चीज आ गई कि यार ये आई, जो नया वाला आई है ना, इससे ये पता लग रहा है कि पर्पसलेस है ये सब कुछ। पर्पसलेसनेस का सेंस जो है आने लगता है, और ये इतना बड़ा, इतना ओवरवेलमिंग होता है कि हम सोचने लगते हैं कि आखिर में अब हमारे पास कौन से नए ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बारे में हमें खोज करनी है। देयर इज अ न्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स येट टू बी नोन ऑल दो वी हैव डिस्कार्डेड। बल्कि हम ऐसा भी कर चुके हैं कि पुराने चैप्टर्स में हम पुराने बिलीफ्स को, या ऐसे बिलीफ जो कि किसी काम के नहीं, उनको डिस्कार्ड भी कर चुके हैं। बहुत सी फॉल्स बिलीफ्स हैं, उनको डिस्कार्ड किया है। किस बेसिस पे? नथिंगनेस के बेसिस पे। नथिंगनेस के परस्यू while pursued pursuing the nothingness concept, we have just removed all those concepts, all those beliefs जो कि हमारे काम के नहीं हो सकते। इतना करने के बाद भी अभी भी हमारे दिमाग में होता है कि ये एक नया आई जो हमारे सामने खड़ा है, एक नई ऑब्जर्वेशन जो मैं कर रहा हूं, इस नए आई का क्या करूं मैं? ये नया आई क्या है? अब कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, राइट? डिस्कार्ड नथिंगनेस। अब यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं राइटर कि चलो आपने बाकी चीजें डिस्कार्ड कर दी, अब एक काम और करो, नथिंगनेस को भी डिस्कार्ड कर दो। इसको भी डिस्कार्ड कर दो कि ये भी एक गलत धारणा है, नथिंगनेस भी कुछ नहीं होती, ये भी तुम नकार दो एक बार के लिए। और उसके बाद अब फिर से चीजों को दोबारा लिखना शुरू करो। आप नथिंगनेस को टच करके आ गए, अनुभव लेकर के आ गए, अब इसके बाद कह रहे हैं राइटर कि ये नथिंगनेस भी छोड़ दो। आप नाव पार कर गए, सॉरी सॉरी, नदी पार कर गए नाव में बैठ करके। अब राइटर का कहना यह है कि नदी छोड़ दो, सॉरी, नाव छोड़ दो, अब ये सोचो नए तरीके से कि अब यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आने का पर्पस क्या है तुम्हारा? पार होकर के आ गए हो, वापस कैसे जाओगे? अब एक नए सिरे से सोचना शुरू करो। यानी कि अनुभव लेने के बाद, नथिंगनेस का अनुभव लेने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है इस नथिंगनेस को ही भूल जाओ। नथिंगनेस एक नाव थी जिस पर चढ़ करके आपने यात्रा शुरू की है आई जीरो से आई टी की, लेकिन आई ओ से, यानी कि आई ओरिजिनल से आई ट्रांसफॉर्मेटिव, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी तरफ होना है, उसकी तरफ यात्रा शुरू की है। लेकिन अभी यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि अब जो है छोड़ दो थोड़ी देर के लिए इस नथिंगनेस के कॉन्सेप्ट को भी। मान मान लो कि ये भी कुछ नहीं होता। अब जरा सोचना शुरू करो, दोबारा से सारी चीजों को, सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखना शुरू करो। ठीक है? देन जब आप एनालाइज करना शुरू करोगे तो फिर से आपको पता लगेगा कि ये जो आई है, जो पहले से चौथे चैप्टर तक एक्सरसाइज की ना, अब दोबारा वही एक्सरसाइज करने की बात, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है, वो यही है कि एक बार फिर से उन्हीं चीजों को करने की कोशिश करो, दोबारा से रिराइट करो। जो भी चीजें आपने नथिंगनेस की जर्नी में सीखी हैं उसको दोबारा से रिराइट करना शुरू करो, दोबारा सोचना शुरू करो। अब जब दोबारा सोचना शुरू करोगे तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं, जो कि आपका अपना अनुभव भी रहेगा, कि दिस आई विल स्टिल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आप देखेंगे कि ये जो आई है अभी भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जा रहा है सब कुछ। अभी भी आपको पता लग रहा है कि आई अभी भी लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। रीजन क्या है इसका? आपको फिर ऐसा क्यों फील होगा? रीजन इसका सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि द कॉस्मिक कॉन्सियसनेस इज लाइक दैट ओनली, इट प्रिजर्व्स डाइवर्सिटी टू कीप द थिंग्स गोइंग ऑन, एल्स एवरीथिंग विल स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्सियस, जो हमारा कॉस्मिक यूनिवर्स है, ये कॉस्मिक, हमारी जो कॉन्सियसनेस है, ये कॉस्मिक कॉन्सियसनेस उन्होंने कहा है राइटर ने। तो ये जो कॉस्मिक कॉन्सियसनेस है ये ऐसी ही है, इसका यही नेचर है कि ये डिफरेंस को प्रिजर्व करके रखता है, इक्वल अपोजिट फोर्सेस प्रिजर्व करके रखता है, सो दैट चीजें चलती रहें। अगर सब सब चीज एक जैसी हो जाए, हर चीज एक जैसी हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तो चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए चलते रहने के लिए जो डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व की जाती है इस नेचर के द्वारा, इस कॉस्मिक कॉन्सियसनेस के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि ऑल माइंड शुड फंक्शन डिस्टिंक्टिवली। सजेशन क्या? इस दुनिया को चलते रहने के लिए, इस यूनिवर्स को चलते रहने के लिए, यहाँ पर जितनी भी घटनाएं आप और हम देख पाते हैं, उनको होते रहने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस में बने रहने के लिए जरूरी है कि ऑल माइंड्स, जितने भी मस्तिष्क हैं इस संसार में, वो सब अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, सबका अलग अलग बिहेवियर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये संसार नहीं चलेगा, सब कुछ रुक जाएगा।
अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अगर ये दुनिया एक जिग्सा पजल की तरह है, जिग्सा पजल आप जानते हैं ना, जिसमें अलग अलग टुकड़े होते हैं और वो आपस में फिट हो जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि हाँ इसको सही से फिट करो सो दैट एक पर्टिकुलर आकृति बने। ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही गई है कि इफ वर्ल्ड इज अ जिग्सा पजल देन द माइंड यू हैव इज द माइंड यू शुड हैव। अगर ये दुनिया, अगर ये सृष्टि एक जिग्सा पजल की तरह है, तो इस जिग्सा पजल में आप जहां पर भी हो बिल्कुल सही फिट हो। आपके पास जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो वही दिमाग है जो आपके पास होना चाहिए था। ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। आप बिल्कुल इस वर्ल्ड के जिग्सा पजल में फिट हो। आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, मुझे अपने दिमाग का और इस्तेमाल करना होगा या कम इस्तेमाल करना होगा। लेस माइंड, लेस एक्टिव माइंड या मोर एक्टिव माइंड इज अ डिजीज, ये बीमारी है। किसी को भी इस चीज के लिए क्रेविंग नहीं करनी चाहिए कि मेरा अपना माइंड, मेरा अपना मस्तिष्क बदल जाए। राइट। आप बिल्कुल फ्री हो करके हर चीज को स्वीकार करने की स्थिति में रहें, कहने का मतलब ये है। ठीक है। आपको एक अल्टर्ड माइंड नहीं चाहिए। ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री होकर के ये मानना चाहिए कि जो कुछ है आपके पास आपको स्वीकार्य है। स्वीकार्यता की बात यहां पर हो रही है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। लेकिन जो थॉट्स हैं हमारे, वो नॉलेज के साथ साथ चेंज होते हैं। थॉट्स गेट चेंज थ्रू नॉलेज। जैसे जैसे नॉलेज हमें बढ़ता है वैसे वैसे हमारे थॉट चेंज होते हैं। थॉट चेंज होने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइंड की, अनअल्टर्ड माइंड की बात कर रहे हैं। तो जब थॉट आएंगे तो माइंड भी, हमें ऐसा लगता है कि माइंड हमारा चेंज हो रहा है हमारे थॉट्स की वजह से। राइट। आगे देखते हैं क्या कहते हैं फिर। दिस एक्सरसाइज टू एंटर इनटू नथिंगनेस, ये जो एक्सरसाइज थी कि नथिंगनेस में घुसना है, आपको सिर्फ घुसाना था, एक अनुभव कराना था। इसका पर्पस यही था कि आपको एक अच्छा एनालाइजर और उसके बाद एक अच्छा नोअर बनाया जाए। पहले आप एनालाइजर अच्छे बने, सही से एनालाइज करना सीखें। अभी जो नथिंगनेस को टच कराया गया वो टच इसीलिए कराया गया, टच कराते ही राइटर ने बोल दिया छोड़ दो नथिंगनेस को भी। जैसे गुरु कहता है ना, जैसे तोतापुरी गुरु जो थे उनके, अपने रामकृष्ण परमहंस के, उन्होंने बोला कि तू मुझे भी छोड़ दे, मेरा भी मोह छोड़ दे। भगवान बुद्ध ने कहा किसको? आनंद को, कि तू उस स्थिति को पा चुका है, बस मुझे भी छोड़ दे। लेकिन आनंद गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ पा रहे थे। इस वजह से आनंद अभी भी ये सोच रहे थे कि शायद गौतम बुद्ध कुछ छुपा रहे हैं, शायद कुछ और है जो कि अभी गौतम बुद्ध को बताना था, मुझे नहीं बता रहे हैं। लेकिन हर गुरु, जो सही गुरु है, वो यही करता है। वो कहता है कि इसे छोड़ दो, जो साधन है उसे छोड़ दो, साध्य पे लक्ष्य रखो। जो साध्य है, जो टारगेट है, साध्य मतलब टारगेट, साधन मतलब टूल्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो नथिंगनेस की बात की गई है, ये एक टूल था जिसके जरिए आपको, नथिंगनेस के जरिए आपको एक गुड एनालाइजर और एक गुड नोअर बनाने की। देन अ गुड नोअर, पहले एनालाइजर उसके बाद देन अ गुड नोअर, बिकॉज जो भी एक अच्छा एनालाइजर है वही एक अच्छा नोअर बनेगा, वही एक अच्छा जानने वाला बनेगा। इसलिए द एक्सरसाइज टू एंटर इनटू नथिंगनेस हैज द पर्पस टू मेक यू एनालाइजर, मेक यू एन एनालाइजर एंड देन अ नोअर। पहले आप एनालाइज करना सीखें, जब एनालाइज करना सीख जाएंगे तो चीजों को जानना आप अच्छे तरीके से खुद ही सीख जाएंगे। यू स्टार्ट नोइंग द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आप हर चीज का कारण जानने लगते हैं, धीरे धीरे हर चीज का कारण समझने लगते हैं कि ये चीज किस कारण से हो रही है। ठीक है। उसके बाद चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वे यू रिएक्ट टू स्टिमुली, उसके बाद चेंजेस इस तरीके से टेक प्लेस करते हैं जिस तरीके से भी आप जो है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको जैसा आप रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन को देने के बाद चीजें जैसी होनी चाहिए वो आपके हिसाब से होने लगती हैं। ठीक है। यू स्टार्ट नोइंग द कॉज ऑफ एवरीथिंग, देन चेंजेस टेक्स प्लेस इन द प्लेस यू वे यू यू रिएक्ट टू, सॉरी, इन द वे यू रिएक्ट टू स्टिमुली। यानी कि कोई भी घटना हुई, कोई भी चीज जो आपको स्टिमुलेट कर रही है, आपने उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन देना है। पहले जब आप नथिंगनेस में नहीं घुसे थे उस समय, पहले उस समय जब आपका रिएक्शन होता होगा वो रिएक्शन अलग होगा। अब राइटर ये कह रहे हैं कि अब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जो कि उन चीजों को करेगा, उन चीज, जो चीजें एक्सपेक्टेड है ना, वो चीजें अपने आप होने लगेंगी, क्योंकि आप जब सही से जानने लगेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी सही सेट हो जाएगी। अगर आपको ये पता हो कि बिजली का जो यंत्र है वो झटका ही देगा बिजली का, तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होगी। आपने उसको छुआ, झटका मारा, आपको पता है कि हाँ यार ये तो झटका मारता है तो मारेगा ही। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट है, अगर आपने एक्सपेक्टेशन ही गलत लगा रखी है, जब तक हम नथिंगनेस में नहीं घुसे थे, उससे पहले जिस स्थिति में थे वो हम ऐसी स्थिति में थे जहां पर हम एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं थे, जहां पे हम इस एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं थे कि ये जो चीज है ये एक्चुअली में क्या है। जैसे बिजली का झटका मारने वाली मशीन है, वो बिजली का झटका देगी, पहले हमारी एक्सपेक्टेशन अलग थी। अब जो है नथिंगनेस में घुसने के बाद आप चीजों को सही नजरिए से देख पा रहे हो, सही तरीके से जान पा रहे हो, सही कॉज जान पा रहे हो हर चीज का, तो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि आउटपुट क्या आएगा। इसलिए आप रिएक्शन जो दोगे वो इस तरीके से दोगे कि आप बिल्कुल शांत रहोगे, आपको पता होगा कि रिएक्शन दे दिया है, इसके बदले में जो आना चाहिए वो यही होना चाहिए और यही होगा।
आप बिल्कुल प्रकृति का नियम समझ जाते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के नियम को आप समझने लगते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन उसी के हिसाब से सेट हो जाती है। उसके बाद ये लाइन आपके लिए सच हो जाती है, यू स्टार्ट नोइंग द कॉज ऑफ एवरीथिंग, देन चेंजेस टेक प्लेस इन द वे यू रिएक्ट टू स्टिमुली। ये बहुत बड़ी लाइन है, दो चार लाइनें इस चैप्टर में बहुत अच्छी हैं। पूरी तो किताब ही अच्छी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से आपको झकझोरती हैं, जो आपको पूरी तरीके से, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि आपको अंदर से एक नया थॉट, टोटली नया थॉट, आपको सोचने का एक नया फूड फॉर थॉट देती हैं। तो ये लाइन हुई, ऊपर एक लाइन थी, वर्ड इज अ जिग्सा पजल, ये लाइन काफी अच्छी है। योर रिस्पॉन्स बिकम्स मोर इंसाइटफुल रेदर देन जस्ट एन एक्सीडेंटल रिएक्शन। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। योर रिस्पॉन्स बिकम्स मोर इंसाइटफुल रेदर देन जस्ट एन एक्सीडेंटल रिएक्शन। इसको समझाने की जरूरत नहीं, अगर आप ऊपर की बातें समझ चुके हैं। इन दिस केस अब यहाँ पर एक नया नाम देते हैं एक नए आई को। जो हमारा आई है वो आई जीरो से आई ओ से आई टी में आ चुका है। नथिंगनेस को हमने किनारे रख दिया, अब हम आई ट्रांसफॉर्म्ड मोड में काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आई ट्रांसफॉर्म मोड है उसको क्या कहा गया है, एक्स एक्स वाई वाई यू यू, ये नाम दिया है राइटर ने। इसी नाम से आगे के चैप्टर में हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। जहां पर भी इसका रेफरेंस आएगा वहां पर इसी हिसाब से आपको समझना होगा कि ये ट्रांसफॉर्म्ड आई जीरो की बात की जा रही, आई टी की बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्म्ड आई की बात की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा इस बुक से नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग या मेरा अपना एक विचार आ रहा था मेरे दिमाग में कि ये जो यहाँ पर आई जीरो एंड आई टी की बात की गई है, मिरर इमेज की बात की गई है, इसके बारे में एक बुक मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है कली हनुवाड़ी, जिसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे भी है। वहां पर भी एक चैप्टर है जिसका नाम है अदृश्य चार। उसमें भगवान, इसमें हनुमान जी ने ये बताया हुआ है कि जो एक गुरु होता है वो क्या करता है कि शिष्य को एक उसकी अपनी जो काया है, मानसिक काया है, उससे निकाल करके उसकी जो धारणाएं हैं, मानसिक धारणाएं हैं, मानसिक काया है, उन धारणाओं से, उस काया से निकाल करके एक नई सिंपल काया उसको देता है शिष्य को। तो कुछ ऐसा ही आई ओ और आई टी के बीच में मुझे दिख रहा है। हालांकि वो चीज अलग हो सकती है, बट हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको बताना चाह रहा था कि मैंने वहां पर ये चीज देखी, वहां पर भी ये चीज हनुमान जी ने समझाई। तो कुल मिलाकर के विद्वानों की बातें अगर आप देखें तो हर जगह पर कहीं ना कहीं एक जगह पे कन्वर्ज होती हुई मिलती हैं। आपको सोचिए कि जो कली हनुमानी है जिसमें हनुमान जी की वाणी है, उसमें ये चीज बताई गई है कि जो गुरु है वो क्या करता है, शिष्य की जो आई की यात्रा है, आई मतलब कि जो उसकी अपनी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से ही उसका आइडेंटिटी बनती है। उसकी जो अपनी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को छुड़वा करके उसको साधारण धारणाएं दिलवाता है। उसको एक बड़े पिंजरे से निकाल करके छोटे पिंजरे में कैद करता है, जो चीजों को देखने का, सोचने का नजरिया देता है, नया नजरिया देता है। हालांकि वहां पर कठिन नियम फॉलो करने होते हैं, ये स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्वतंत्र होने की बात की जा रही है, वहां पर गुरु आपको एक छोटे से कटघरे में बंद करता है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बताता है कि इसके हिसाब से आप चलोगे। फिर एक दिन उस पिंजरे को भी वो तोड़ देता है। उस दिन वो गुरु खुद आपको आजाद करता है। पहले आपको आदत लगाता है कि सोचने का नजरिया बदलो, अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को छोड़ करके एक सिंपल सीधा सा लक्ष्य लो हर काया के लिए। तो आप देख सकते हैं उसको भी। लेकिन यहाँ पर जो चीज मुझे समझ में आ रही थी, वहां पर मैंने लगा कि ये चीज बतानी चाहिए आपको, मैं रिलेट कर पा रहा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस चैप्टर से, राइट। मैं सिर्फ एक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको बताना चाह रहा हूँ। और कली हनुवाणी में ही ये चीज भी बताई गई है कि आप जब पूरे तरीके से नॉलेजेबल हो जाते हैं, जब ज्ञान हो जाता है आपको, उस केस में आपकी दो मिरर इमेजें बन जाती हैं आत्मा की। एक आपकी आत्मा वो होती है जो कि वर्ल्ड को पहले नजरिए से देख रही थी, पुराने नजरिए की वाली आई, पुराने नजरिए वाली आत्मा, और अब नए नजरिए वाली आत्मा, ये नई आत्मा है। ये दोनों एक ही शरीर में रहती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। एक जो है वो दूसरे को खींचती है जब दूसरा गलती कर रहा होता है। मिरर इमेज वाली ट्रांसफॉर्म जो होती है वो आई ओरिजिनल को खींच रही होती है, उसको इधर उधर भटकने नहीं देती, गलतियां नहीं होती। ठीक है। मनुष्य पाखंड से दूर होकर के अपने आप को भीतर ही भीतर स्वीकार करने लगता है, और उसके बाद जो उसका ट्रांसफॉर्म जर्नी है वो उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। तो खैर, ये लास्ट में जो मैंने बताया वो केवल और केवल एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि जो कली हनुवाणी मैंने पढ़ा वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा था। सो दैट इज वाई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने देख के लिखा है, नो, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि उन्होंने उसको पढ़ करके ये बुक लिखी है। बुक बहुत पहले लिखी गई है, ठीक है, बहुत पुरानी बुक है ये। ठीक है, कली हनुवाणी तो मैंने अब देखी है, इनफैक्ट अभी जाकर के 1 साल पहले वो बुक जो है लोगों के सामने आई है, राइट। तो ये बुक बहुत पुरानी है, ये काफी पुरानी है। तो कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं मैं कि एक तो ये चैप्टर था, दूसरा ये है कि जो विद्वानों की बातें हैं, जो नॉलेज की तरफ जाने लगते हैं, जिनकी बुद्धि खुलने लगती है, जिनके इंसाइट्स क्लियर होने लगते हैं, जैसे मेरे मित्र के क्लियर हैं काफी हद तक। ठीक है, तो जब वो इंसाइट्स क्लियर होने लगते हैं तो ऐसी बातें आने लगती हैं जो कि विद्वानों की
बातों से मेल खाती हैं, दूसरे विद्वानों से भी मेल खाती हैं। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है और उसका अनुभव भी हो जाता है कि हाँ, ये बात वही कही जा रही है। तो मुबारक हो, आप एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, इसके विचार जान रहे हैं। और जल्दी ही अ, हमारे राइटर जी से भी मुलाकात आपकी हो सकती है, और उनका एक पॉडकास्ट भी जल्दी ही आ सकता है। ठीक है, मेरे चैनल पर ना सही, किसी और चैनल पर, वहां पर भी वो जुड़े हुए हैं, तो उस चैनल पर हो सकता है उनका पॉडकास्ट आए, हमारे अपने चैनल पर भी उनकी एक पॉडकास्ट होगी। सो वी विल डू दैट, राइट। सो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो हमारे बीच आकर के अपनी बातें हमारे बीच रखें, अपनी इस बुक के बारे में, और अपने जो दूसरे थॉट्स हैं वो भी हमारे सामने रखें, सो दैट हम चीजों को और बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर सकें। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, थैंक यू।